Welcome students. This is the first class, that is a demo class, and today we are going to learn about the First War of Independence. Before that, let me introduce myself. I am Neha. I have done my MA in Geography along with MEd, and I have also qualified UGC NET, and I have taught thousands of students like you with a teaching experience of more than 12 years. I am your SST faculty, and I would feel glad to welcome you to the Beast Learners. Learn like a beast. So this is the Arise series where you get the complete course of ICSE Standard 10 SST, और इसमें आप लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड टोपोग्राफी का पूरा कोर्स पढ़ेंगे इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ, और कॉम्प्लीमेंट करेगा क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज. दिस विल हेल्प यू अ लॉट during your council examination. And children, there will be no doubt weekly live sessions to clear your doubts. So let's start with today's topic. The First War of Independence, or the Revolt of 1857. We also call it the Great Uprising. Indian historians इसको First War of Independence कहते हैं क्योंकि पहली बार इंडियंस साथ आए और उन्होंने मिलकर ब्रिटिश का सामना किया, और इस बार ब्रिटिश को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा टू सप्रेस दिस रिवोल्ट. बिफोर दिस छोटे मोटे रिवोल्ट्स होते रहे और ब्रिटिश उसको आसानी से सप्रेस करते थे, लेकिन इंडियंस रियली गेव अ टफ टाइम टू द ब्रिटिश दिस टाइम. सो दिस इज पॉपुलरली नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सो चिल्ड्रन, चलो पढ़ते हैं कि कॉजेज क्या था जिसके कारण ये रिवोल्ट हुआ. सो द कॉजेज ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग, द फर्स्ट वन, हम लोग पहले पॉलिटिकल कॉजेज को पढ़ लें, और जिसमें पहला है डिसकंटेंट ऑफ रूलिंग क्लास. तो रूलिंग क्लास जो थे, इंडिया के रूलर्स थे, उनके मन में ब्रिटिश के खिलाफ एक डिसकंटेंट पैदा हुआ. ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज, सर्टेन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस. अकॉर्डिंग टू दिस दे मेड एन अलायंस, यानी ब्रिटिश ने अलायंस किया राजाओं के साथ कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और आप हमें कुछ राइट्स दीजिए. और इस तरह राजास इतने डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिश पे कि वो कमज़ोर हो गए, एंड द ब्रिटिशर्स गॉट द अपर हैंड. फिर लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. अकॉर्डिंग टू दिस, इफ एनी इंडियन रूलर इज नॉट हैविंग अ नेचुरल हेयर, ही कैन नॉट मेक द नेक्स्ट रूलर हिज अडॉप्टेड सन और डॉटर. अकॉर्डिंग टू दिस, राजाओं ने अगर बच्चों को अडॉप्ट किया है तो वो उसके बाद वो उन्हें राजा नहीं बना सकते. तो उनके नेचुरल हेयर होंगे तभी वो राजा बनेंगे, यानी उनके नेचुरल वारिस होंगे तभी वो राजा बन सकते हैं. सो ऑल दिस ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट, क्योंकि ये सारे रूल्स इट वॉज मेड टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स. इंडियन स्टेट्स पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिश ने ये रूल्स बनाए, और इससे रूलिंग क्लास के मन में डिसकंटेंट पैदा हो गया. इफ वी सी द नेक्स्ट पॉलिटिकल कॉज, वो है डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह. सो हियर बहादुर शाह टू, ही वाज द देन मुगल एम्पायर इन इंडिया, और लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे बिकॉज मुगल्स दे हैड सेटल्ड इन इंडिया, सो दे हैड अर्न्ड अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट. बट ब्रिटिश सेड कि अगर मुगल्स के जो टाइटल है उसको फिनिश कर दिया जाएगा, क्योंकि बहादुर शाह टू के बाद मुगल्स को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो आगे रूल करें. सो मुगल्स वुड लूज देयर टाइटल एंड दे ऑल्सो हैव टू वेकेट द रेड फोर्ट. सो ये सारी बातें, जो डिसरिस्पेक्ट था बहादुर शाह के तरफ ब्रिटिश का, दिस was a severe blow to the sentiments of the Muslims, और इससे इंडियंस के मन में ब्रिटिश के खिलाफ और भी नफरत भर गई. The next political cause was ill treatment with नाना साहेब and रानी of झांसी. तो स्टूडेंट्स, आपने सुना ही होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. तो ये वही झांसी की रानी है. पहले हम लोग नाना साहेब की बात करते हैं. नाना साहेब बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, और बाजीराव टू जो लास्ट पेशवा थे. तो नाना साहेब अडॉप्टेड थे, इसीलिए अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो अगले पेशवा नहीं बन सकते थे अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश. और रानी ऑफ झांसी, शी वॉज नॉट हैविंग एनी नेचुरल हेयर,
उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे, तो शी वॉज नॉट अलाउड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड सो दैट हर लेगेसी कुड बी टेकन फॉरवर्ड। इससे रूलिंग क्लास के मन में और गुस्सा भर गया। इसके बाद अवध को अनेक्स कर लिया गया, यानी अवध वॉज अनेक्स्ड, और इसके अनेक्सेशन के पीछे एक ऐसा रीज़न बताया गया जो कि काफ़ी इलॉजिकल लगा। कहा गया कि इट वॉज अवध, द एनेक्सेशन ऑफ अवध इज ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस, यानी अवध के जो नवाब थे उन्होंने ठीक से गवर्नेंस नहीं किया, इसीलिए ब्रिटिश ने सही गवर्नेंस करने के लिए अवध को एनेक्स कर लिया। इससे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए अवध में, एंड दिस अगेन became against the British. Now, absentee sovereignty of the British. ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे हज़ारों किलोमीटर दूर से, और ये इंडियंस को हजम नहीं हुई। ये बात इंडियंस को बुरी लगी, बिकॉज दे वर इंटरफेयरिंग इन आवर पोलिटिकल मैटर्स एंड इवन इन आवर एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर्स, बट they were ruling us from thousands of kilometers. So this really hurt the sentiments of Indians and they became against British. इन सब political reasons के अलावा कुछ और भी reasons थे which we can put into some other causes, like the British got defeated in the Afghan war. और ये जो एक myth था कि the British they are like inevitable, they cannot lose any war, they cannot be defeated, ये बात अब लोगों के मन से हट गई। इंडियंस को लगने लगा कि we can overcome them and we can defeat the British and chase them from our country. अब इंडियंस के मन में एक nationalism, this led to the rise of nationalism in the minds of thousands and millions of Indians. So students, these were the political causes that led to the Great Uprising, जिसको हम कहते हैं the first war of independence. Now let's see the social and religious causes. तो सबसे पहला है interference with social customs. ब्रिटिश ने कुछ ऐसा किया जिससे इंडियंस को लगा कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं सोशल कस्टम्स के साथ। सबसे पहला था अबॉलिशन ऑफ सती। सती सिस्टम was prevalent in India, जिसमें कि the female after the death of her husband, she was asked to put herself into the fire along with her husband. तो ये सती सिस्टम इंडिया में प्रिवेलेंट था, लेकिन ब्रिटिश ने उसको अबॉलिश किया। So this was not liked by the Indians because this was part of Indian culture, Indian social norms. ब्रिटिश ने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया 1856 में, और ये भी इंडियंस के सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट किया बिकॉज दे फेल्ट ऑफेंडेड एंड इट वाज रिगार्डेड एज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। इंडियंस को लगा कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है एंड दे डिड नॉट लाइक इट। देन फर्दर द एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज ऑल्सो हर्ट द इंडियंस, क्योंकि जो ब्रिटिश ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को सपोर्ट किया कि वो इंडिया में आके एजुकेशन दे और क्रिश्चियनिटी को भी बढ़ावा दे। इवन बाइबल को ट्रांसलेट करने की का परमिशन दिया गया और कई भाषाओं में बाइबल को ट्रांसलेट किया गया सो दैट पीपल कैन गो थ्रू इट, पीपल कैन रीड द बाइबल। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स थे एंड द वन विच वॉज वेरी मच हर्टिंग वॉज टू that a tax was imposed on the property which was held by temples and mosques. So temples और mosque द्वारा inherit की गई properties पे tax लगा दिया गया, जो कि बहुत ही hurting था। Even education system जो English और ब्रिटिश ने सपोर्ट किया क्रिश्चियन मिशनरीज को एजुकेशन के लिए, इससे पंडित्स एंड मौलवीज दे got to understand that this will discourage the further development of Indian culture, और यहाँ पे ये interference लोगों को पसंद नहीं आया। So these were some social and religious causes which led to the hatred for the British among the Indians. Now let's discuss the economic causes of the uprising. The first one here is exploitation of economic resources of India. The British, they
purchased textiles, indigo, spices and food grains from India, and they sold it abroad at exorbitant price. ब्रिटिश ने यहाँ पे इंडिया से बहुत सारी चीज़ें खरीदी और इसको बाहर बेचना शुरू किया. इससे उनको बहुत प्रॉफिट मिला. यहाँ पे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का भी काम किया और देखते ही देखते इंडियन टेक्सटाइल ब्रिटेन में बने हुए टेक्सटाइल को कम्पीट करने लगा. यहाँ शुरू हुई प्रॉब्लम. ब्रिटिश को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि इससे उनको लॉस होता. इसीलिए इन्होंने इंडियन टेक्सटाइल्स को डिस्करेज करने के लिए हैवी ड्यूटी इम्पोज कर दिया, टैक्स लगा दिया, ताकि इंडियन टेक्सटाइल्स नहीं बिके और ब्रिटिश टेक्सटाइल्स को कोई हार्म नहीं. इसके बाद इन्होंने सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उनका खुद का टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो गया, जिसके लिए उनको बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए था. सो दे जस्ट वांटेड इंडियंस टू गिव देम लॉट एंड लॉट ऑफ रॉ मटेरियल. सो व्हाट दे डिड, they purchased raw cotton and jute from India at much cheaper prices, और इसको उन्होंने इंग्लैंड की फैक्ट्री में उससे फिनिश्ड गुड्स तैयार किया और इंडिया में वापस लाकर उसको सेल किया. इससे उनको बहुत प्रॉफिट मिला. उन्होंने बहुत ही कम दाम में रॉ मटेरियल खरीदा और फिनिश्ड गुड्स इंडियंस को ही वापस लाकर सेल किया. सो दिस वॉज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर देम. दिस गेव अ सीवियर ब्लो टू द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इससे इंडियन इंडस्ट्रीज डिस्करेज हुए और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए. दिस लेड टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द पीपल. Moreover, this also led to the collapse of Indian handicrafts. The British policy of making India a raw material producing country, Indians handicraft and cottage industry died out. Many people, यानी बहुत से लोग unemployed हो गए. Craftsmen, thousands of craftsmen and artisans were thrown out of employment. And the industrial towns like Dhaka and Surat, they declined. So this was the face of Indian economic system which was collapsing. ये collapse कर रहा था because of the policies brought by the British. This created hostility and hatred among the Indians against the British. अगर हम लोग और भी economic causes देखें तो इसमें आता है drain of wealth. सो डेफिनेटली ब्रिटिश इंडिया से वेल्थ को ड्रेन करके अपने देश में ले जा रहे थे. बैटल ऑफ पलासी तक द यूरोपियन ट्रेडर्स यूज्ड टू ब्रिंग गोल्ड इनटू इंडिया टू बाय इंडियन कॉटन एंड सिल्क. लेकिन उसके बाद जब बंगाल को कॉन्क्वेस्ट कर लिया, उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया, उसके बाद ब्रिटिश स्टॉप ब्रिंगिंग गोल्ड टू इंडिया. सो दे जस्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडिया. इट वॉज अ कंट्री which was producing raw material for their industries. So this gave a severe blow and people started hating the British. Apart from that, there was a severe unemployment among the people. Children, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आर्टिशियन, क्राफ्ट्समैन और इन्होंने अपने जॉब से इनकी जॉब चली गई. This was because of the heavy duty which was imposed on Indian goods. देन लॉर्ड डलहौजी के का जो पॉलिसी था जिसमें उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को अनेक्स किया अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इसमें यहाँ पे जो लोग काम करते थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए. द सोल्जर ऑफ अवध, द थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स ऑफ अवध, दे लॉस्ट देयर जॉब बिकॉज द आर्मी वॉज डिस्बैंड. एंड ऑल्सो दिस लेड टू द bitterness for the British. So children, these are the economic causes that led to the uprising of 1857. इसके अलावा रिजम्पशन ऑफ टैक्स फ्री लैंड. ज़मींदारों से ज़मीन ले ली गई, जागीर ले ली गई और इससे दे जस्ट बिकेम वेरी पावरलेस. And it is rightly said that the Indian aristocracy was reduced to utter poverty. So this was also a severe blow and they became the bitter enemy of the British. Apart from that, there was poverty, famine, and British, they were heartless, emotionless. They were not having any feelings for the Indians. They did not do anything for the Indians, and this filled the Indians with hatred amongst them.
So this is a very strong reason why the uprising took place. Now let's have a look at the military causes. The first one is ill treatment of Indian sepoys. तो यहाँ बात हो रही इंडियन सोल्जर्स की, इंडियन सिपाही की, जिनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था. There was no fellow feeling among the British and the Indian soldiers, क्योंकि कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था एंड ब्रिटिश सोल्जर्स थॉट दैट दे वर फार सुपीरियर देन द इंडियन सोल्जर्स. ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इट इज सेड दैट इंडियन सोल्जर्स को अब्यूज़ किया जाता था, उनको किक किया जाता था. दे वर किक्ड एंड अब्यूज लाइक एंड वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स. सो दिस always made Indians feel very, very low, and this filled them with bitterness against the British. Inferior status and low salaries. Indian soldiers की salaries 8 गुना कम होती थी British soldiers के मुकाबले. So this was again a severe blow to the sentiments of the Indians. The third cause is the General Service Enlistment Act. According to this act, this was actually passed by Lord Canning, and according to this act, the soldiers, if they are the person is a soldier, they are bound that if they were sent somewhere outside for a fight, overseas front, to a overseas front, यानी अगर समुद्र पार करके उनको कहीं और देश में जाना पड़े लड़ने के लिए, तो उनको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा. बट among the Indians this was not allowed in several religious groups. So the Brahmins soldier saw it as a danger to their caste, because it led to the feeling of resentment among them that they had to go against their religion. That's why they did not like it. Now the next is the loss of British prestige in Afghan war. The British lost in the Afghan war, और इससे जो एक मिथ था कि ब्रिटिश को हराया नहीं जा सकता, ये प्रूव हो गया कि वो भी हार सकते हैं, because they lost in the war. So this encouraged the Indians to go against the British. So this is a very important military cause which led to the uprising. The next is the effect of annexation of Awadh. Awadh was merely annexed on the pretext of misgovernance. ऐसा कहा गया कि अवध के जो नवाब है वो अवध को ठीक से गवर्न नहीं कर पा रहे, इसीलिए उसको एनेक्स कर लिया गया. लेकिन ये बहुत लॉजिकल नहीं लगा लोगों को, लोग कन्विंस नहीं हुए. द आर्मी वॉज डिस्बैंड, आर्मी को डिस्बैंड कर दिया गया. द सोल्जर्स दे लॉस्ट देयर जॉब, सो दे वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश. सोल्जर्स के अलावा वहाँ नोबल्स और नवाब और सारे जितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए, दे वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश. The numerical strength of the Indian soldiers. Children, not to forget, Indian soldiers were in large number compared to the British. This was a point which encouraged the Indian soldiers. They felt confident that they can go against the British and they can win the race. So this was another very important military cause that led to the uprising. And finally comes the immediate cause of the revolt of 1857, that is the greased cartilages. It's popularly known as greased cartilages. So let's learn about it. The stage was set for the revolt of 1857. Just a spark was required. तो ये जो immediate cause होता है, ये चिंगारी होती है जिससे कोई भी रिवोल्ट या वॉर शुरू होता है. तो यहाँ एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल. इट वॉज हैविंग ग्रीस कार्टिलेज. ये ग्रीस कार्टिलेज काफ़ी कन्वीनियंट था यूज़ करने में, लेकिन कहा जाता है कि एक रूमर था कि दिस वॉज ग्रीस विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग. सो इट रियली गेव अ सीवियर ब्लो टू द सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. हिंदूज और मुस्लिम्स को लगा कि अगर ये ग्रीस कार्टिलेज में फैट से ग्रीस किया हुआ है ऑफ काउ एंड पिग, विच वॉज टू बी द टिप ऑफ द कार्टिलेज वॉज टू बी लाइक टेकन आउट विद द टीथ. दांतों की मदद से उसके टिप को हटाना था बिफोर इट वॉज पुट इन टू द राइफल. तो ये
रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हिंदूज और मुस्लिम्स के, एंड दिस वॉज द स्पार्क दैट लेड टू द अपराइजिंग ऑफ 1857. Now let's have a look at the consequences of the Great Uprising. So here, the first one in the list is end of company rule. Company ka rule was like ended, and all the administration of India went under the British Crown and Parliament. So the British Crown appointed Secretary of State for looking after the administration of India. अब क्राउन के अंडर आ गया इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने अपॉइंट किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि इंडिया के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को संभालते थे. देयर वाज अ चेंज इन डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल. गवर्नर जनरल को अब उन्होंने वाइस रॉय कहना शुरू किया. द गवर्नर जनरल फॉर द प्रोविंसेस, जिन प्रोविंसेस के वो गवर्नर जनरल थे वो रहे, लेकिन जब वो डील करते थे नवाब और राजाओं से, दे वर नोन एज वाइस रॉयज. The third consequence was accepting the previous treaties. Now, the British, they knew very well कि उन्होंने जो इंडियन राजाज रूलर्स के साथ किया, उसी का नतीजा था ये रिवोल्ट. इसीलिए वो अब अपीज करना चाहते थे. They tried hard to appease the Indian rulers and princes. अब उन्होंने वापस इंडियंस के ट्रस्ट को पाने के लिए अलग अलग मेथड को अपनाया. The first was to honor all the treaties entered by Indian rulers with the East India Company. उन्होंने ऑनर किया सारे ट्रीटीज़ को जो इंडियन रूलर्स और इन कंपनी के बीच में हुए, और इस तरह उन्होंने खुश करने की कोशिश की ताकि ऐसा दोबारा ना हो, इस तरह का रिवोल्ट दोबारा ना हो, और वो ट्रस्ट जीत सके इंडियन प्रिंसेस की. नाउ चेंज इन पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट. तो किस तरह से इंडियन स्टेट्स के तरफ उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की सो दैट ये जो रिवोल्ट है ये फ्यूचर में ना हो. फर्स्ट इज गुड बाय टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स. सो दिस वाज अ वेरी बिग स्टेप टेकन अप. सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जस्ट एंडेड, and Indian princes were assured that their kingdoms would never be annexed. अब इंडियन किंग्स को अश्योरेंस दिया गया टू विन देयर ट्रस्ट कि उनके किंगडम को कभी भी एनेक्स नहीं किया जाएगा. प्रिंसेस जिन्होंने हेल्प किया ब्रिटिश को ड्यूरिंग द अपराइजिंग, उनको ऑनर दिया गया एंड दे वर लाइक given honors and rewards so that they remain loyal in future to the British. So there was a sudden change in policy towards the Indian states to win back the trust of the Indians. Next was abolition of Peshwaship and the Mughal line. So to discourage the rise of another uprising or leadership, the office of Peshwa was abolished. As after the revolt, Nana Sahib had escaped to Nepal, and so after this, the office of Peshwa was abolished, and even the title of the Mughal emperor was abolished. So this was done to suppress. It was a big step so that such uprising would not happen in future. The next consequence was the policy of divide and rule. So Britishers, they started acting smart, and they thought of the policy of divide and rule, because जब रिवोल्ट हुआ तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखा गया, और ब्रिटिश दे अंडरस्टूड कि अगर इनमें फूड नहीं लाया गया तो दे विल नेवर बी एबल टू सर्वाइव इन इंडिया. सो दे डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वुड एनकरेज hatred against the another community. So this was the policy of divide and rule that was now followed by the British. One of the best thing that happened was the rise of nationalism. So after this revolt, the Indians, they realized their strength and they could understand कि हम ब्रिटिश को हरा सकते हैं, and we can make them leave our country. Among the consequences, the next was amalgamation of the troops of the crown and the company. तो यहाँ पे अब यूरोपियन ट्रूप्स में कुछ सोल्जर्स को कंपनी, यानी जो इंडिया में ब्रिटिश सेटलर्स हैं, उनके बीच में से कुछ सोल्जर्स को अपॉइंट किया जाता था, और कुछ सोल्जर्स को डायरेक्टली क्राउन द्वारा इंग्लैंड में अपॉइंट करके इंडिया में भेजा जाता था. इस तरह से वो पूरे ट्रूप को तैयार किया गया. कुछ
soldiers were appointed by the crown and the rest by the company in India among the European settlers. So this was one of the consequence. ये changes army में लाया गया. The next change was increase in number of European troops. British को बहुत अच्छे से पता चल गया कि if Indian soldiers are much more in number, there are chances of revolt in future. इसीलिए ये तय कर लिया गया कि इंडियन सोल्जर्स को डबल से ज़्यादा नहीं होने देना है, अदरवाइज देयर इज़ अ चांस ऑफ रिवोल्ट इन फ्यूचर, जिसको सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए द न्यू आर्मी कंसिस्टेड ऑफ अबाउट 72,000 यूरोपियंस एंड 1,35,000 इंडियन ट्रूप्स. सो दिस वॉज अ न्यू चेंज इन द आर्मी टू अवॉइड अनदर अपराइजिंग. The next is placing artillery and other effective weapons exclusively in European hands. अब अगर कोई भी नए हथियार को इंट्रोड्यूस किया गया या कोई भी वेपन, तो ये तय कर लिया गया कि इट वुड बी यूज्ड बाय द यूरोपियंस, उसको यूरोपियंस द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा. अदरवाइज द इमीडिएट कॉज दैट वाज ऑफ ग्रीस कार्टिलेज, उस तरह की घटना फिर हो सकती है. सो टू अवॉइड सच थिंग this change was brought. Increase in expenditure on the army. अब आर्मी पे बहुत एक्सपेंडिचर होने लगा. This was regarding the salary. We have already discussed कि यूरोपियन सोल्जर्स को कई गुना ज़्यादा सैलरीज मिलती थी. तो अब अगर ज़्यादा यूरोपियन सोल्जर्स को अपॉइंट करना है तो ज़्यादा सैलरी देनी होगी. That's why the expenditure increased naturally on the army. प्रॉमिस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम. अगर हम रिलीजियस सीन की बात करें तो क्राउन द्वारा क्वीन इंग्लैंड की जो रानी है उन्होंने प्रॉमिस किया कि इंडियन रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जिससे उनके रिलीजियस फ्रीडम को हैम्पर. सो दिस वॉज अ प्रॉमिस मेड बाय द क्राउन टू अपीज द इंडियंस. नेक्स्ट वॉज द प्रॉमिस ऑफ फ्री एंड इम्पार्शियल एडमिटेंस टू सर्विस. इंडियंस को शिकायत थी कि इंडियंस को हायर पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जाता इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो इट वाज प्रॉमिस दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एंड इंडियंस विल बी गिवन हायर पोस्ट इफ दे आर केपेबल. सो दिस वाज अनदर प्रॉमिस. ये एक ऐसा प्रॉमिस था जिससे फिर इंडियंस को खुश करने की कोशिश की गई. लेकिन रिवोल्ट के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि दोनों तरफ से इंडियंस एंड यूरोपियंस उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की एक दूसरे के खिलाफ कि इनके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेन आ गया. इट बिकेम वेरी स्ट्रेनियस बिटवीन द यूरोपियंस एंड द इंडियंस. अपार्ट फ्रॉम दिस, बिफोर कंपनी रूल द कंट्री, तो इंडिया को कंपनी द्वारा रूल किया जाता था और काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ. इंडस्ट्रीज were hampered, handicraft was hampered, many people became unemployed. लेकिन with the introduction of Crown's rule, it became more serious and wider. Crown के rule के बाद ये economic exploitation it crossed all limits. ये बहुत ज़्यादा हो गया. And then later in the history, this also led to the development of hatred among the British. So, thank you students. This was all about the revolt of 1857, the Great Uprising. Thank you.